So अभी I think most of you are aware that अभी हमारा ग्लोकोमा वीक चल रहा है. It's a वर्ल्ड ग्लोकोमा वीक जो हमारा मार्च 8 से 14 तक चलता है. This is the last day of the world glaucoma week, and this time we have a theme of uniting for a glaucoma free world. So for that theme, we all need to unite wherever we are working, we are doing our work. So in the eye setup or the ophthalmology setup, I feel the optometrists play a very very important role. सबसे पहले जो screen करते हैं, we all screen the patient. Patient ask to everything to us, not just in the clinics. हम camps करते हैं, screenings करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो we can screen बहुत basic ऐसी चीजें जहाँ पे हम glaucoma को भी बहुत easily rule out कर सकते हैं, and we can save their vision, because we all know अगर एक बार glaucoma हो गया तो we can't regain the vision. जो एक बार loss हो गया तो we can't do anything. So हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हम उसे रूल आउट करें और आगे फर्दर मैनेजमेंट के लिए पेशेंट को रेफर करें, एडवाइस करें, या अगर हम खुद कर सकते हैं तो इट्स अ वेरी गुड थिंग. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन. आई एम जस्ट शेयरिंग बेसिक्स अबाउट द ग्लोकोमा. थोड़ा सा वी ऑल नो कि ग्लोकोमा को हम ग्लोकोमा, काला मोतियाबिंद, काला पानी के नाम से जानते हैं. एक और नाम है समलबाइट. ये यूजुअली जो हमारा रूरल एरिया है, यूपी साइड का एरिया, वहां पर इसको जो है इस नाम से भी जाना जाता है. तो वी शुड ऑल्सो नो द नेम ऑफ द ग्लोकोमा की किस किस नाम से जाना जाता है. So now you can see this picture, the left side and the right side. Let's first discuss about the left side picture. We all know जो हमारा aqueous humor produce होता है, it produce from the ciliary body. वहां से वो it comes in the posterior chamber of the eye. Then from the pupil it comes into the anterior chamber, and after the anterior chamber it goes to the trabecular meshwork और वहां से it drains out. So this is the normal phenomena जहाँ पे हमारा angle open होता है, वहां पे phenomena applicable होता है. But similarly if you see in the left side, जहाँ पे आप देखोगे कि हमारा जो है एंगल इज नैरो, इट इज क्लोज्ड एक्चुअली, जिस वजह से हमारा जो एक्वियस ट्यूमर है वो ड्रेन आउट हो ही नहीं पा रहा है. सो व्हाट हैपन अगर ड्रेन आउट नहीं होगा? एक रूम है, छोटा सा एग्जांपल, एक रूम है जिसके अंदर पानी घुस रहा है, एक पाइप है जहाँ से पानी सिर्फ अंदर आ रहा है और पानी कलेक्ट होता जा रहा है, बट उसके निकलने की कोई जगह नहीं है. तो एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे वो रूम को तोड़ देगा, दरवाजे तोड़ देगा, ये मिरर होंगे, मिरर तोड़ के, लेकिन वो बाहर तो निकलेगा. सिमिलरली आई में भी है, अगर वो प्रेशर सारा जो एक्वियस है अगर वो एक्यूमुलेट हो रहा है तो एक टाइम के बाद वो क्या करने लग जाता है, पीछे हमारे ऑप्टिक नर्व के ऊपर प्रेशर डालने लग जाता है, जिससे वो डैमेज होनी शुरू हो जाती है. सो इसके लिए हमारा फर्दर मैनेजमेंट होता है जहां पे हम पेरिफेरल आइरोडॉटमी करते हैं. बट द पॉइंट इज, हमें कैसे पता चलेगा कि उसका जो एंगल है, इज इट नैरो या उसका इंटीरियर चैम्बर जो है उसकी डेप्थ कैसी है, इट्स अ शैलो और डीप. सो दैट ऑल्सो वी कैन एग्जामिन वेरी इजिली. Now, what are the complaints? जब पेशेंट हमारे पास आता है, यूजुअली ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो पेशेंट कंप्लेन करता है. ब्लरिंग ऑफ विजन, आई पेन, हेडेक, पेरिफेरल विजन लॉस, हेलोज दिखते हैं, विच इज वेरी कॉमन, रेडनेस इन. सो ये कुछ बेसिक कंप्लेंट है जहां अगर आप सुन रहे हो तो डेफिनेटली उन्हें बोलो कि प्लीज गो टू द ग्लोकोमा स्पेशलिस्ट और अपनी आईज हम चेक कराएं. नाउ हु आर एट द रिस्क? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. किनको हम बोल सकते हैं कि ग्लोकोमा का रिस्क है इन फ्यूचर? If there is any history of steroid use in the form of topical or oral medication, if the age is more than 40, is there any history of eye injury, high refractive errors, or the patient or sibling have glaucoma. This is very important. जहाँ भी हम देखते हैं कि अगर किसी के पेरेंट्स को ऑलरेडी या सिबलिंग्स में glaucoma, there are very high chances कि उनके नेक्स्ट जनरेशन को भी होने के चांसेस है. उसके लिए हमारे पास जेनेटिक इवैल्यूएशन भी होता है जो हम करा सकते हैं, विच विल गिव एन आइडिया कि आगे उनके फर्दर जनरेशन में होने के कितने चांसेस हैं. अदरवाइज उन्हें स्क्रीनिंग करानी चाहिए. और इज देयर एनी हिस्ट्री ऑफ आई सर्जरी? फॉर एग्जांपल किसी का पीके हुआ है, आईसीएल हुआ है, लेसिक हुआ है, ऑल दिन कैटरैक्ट ऑल्सो बहुत बार होता है, हमारा ग्लोकोमा भी डेवलप हो जाता है. नाउ दिस इज वेरी यूजफुल. अब हम कहीं कैंप्स में जाते हैं, स्क्रीनिंग्स करते हैं, वहां पे हमारे पास स्लिट लैम्प सेटअप नहीं है, तो हम कैसे इंटीरियर चैम्बर डेप्थ खुद देख सकते हैं, कैसे असेस कर सकते हैं? सो इन द पिक्चर ए आप देख रहे हो, हमारे पास ऑल द टाइम वी हैव टॉर्च लाइट. सो इफ वी थ्रो अ लाइट फ्रॉम द टेम्पोरल एरिया, जैसे कि पिक्चर ए में दिखा है, यू कैन सी द अदर हाफ ऑफ द आइरिस वेरी very visible. It is visible and you can appreciate it. So this is a image of a deep anterior chamber.
But on the other side, B side अगर आप देखो, when you throw a light, the other half of the iris is not visible. This is shallow anterior chamber. So अगर कहीं भी आपको ऐसा दिखता है तो please send the patient for the glaucoma checkup, because this is again a case of shallow anterior chamber. और इसमें हो सकता है कि patient आपको headaches की, और जब वो dark light में जा रहा है वहां पे headache, eye pain की complaint करे, तो ये acute angle closure मे बी in future कभी उसे develop हो सकता है. तो उसके लिए बेटर है कि हम आई चेकअप कराएं. इफ द एंगल इज क्लोज्ड, वहां पे हम उसको पेरिफेरल आइरिडॉट में कर सकते हैं. If you have slit lamp, then definitely when Harry grading is a gold standard. I think you all know about it कि यहाँ पे जो हमारी depth, you can see in the pictures how it is shallow, then it is like shallow to deep, and the last one is a very deep. Now we all know, हम हमेशा बोलते हैं glaucoma is a silent thief of sight, but not all the time it's just silent thief of sight. Sometimes it is acute angle closure attack also. So जब भी patient attack के साथ आता है तो वहां पे if you see on the slit lamp, आपका जो anterior chamber जैसे आप देख रहे हो, anterior chamber बहुत ही shallow होगा, plus edema होगा, and patient जो complaint के साथ आएगा, that will be blurring of the vision, redness in the eye, halos around the line, mid dilated pupil, और बहुत ज्यादा उसे vomiting, pain, headache होगा. So अगर ये आ रहा है, this is an glaucoma emergency. So हम क्या कर सकते हैं इसमें? So this is a mnemonic, आप याद रख सकते हैं, it's a stamp. If you are in the setup, तो you can follow all these steps. But if you are not in this setup, तो definitely patient को एक ये बता सकते हैं कि be in the supine position. You can put an eye drop which is Timolol and pilocarpine. Acetazolamide दे सकते हैं which is Diamox. Definitely आप उस setup में Mannitol नहीं दे सकते, but you are in the clinical setup, then Mannitol से सबसे ज्यादा उसको relief मिलता है. So आफ्टर द सिम्टम्स, जब पेशेंट थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है, वहां पे उसके बाद अगेन हम पीआई कर सकते हैं. सो दीज आर द एंटी ग्लोकोमा मेडिकेशंस व्हिच वी कॉमनली यूज. अभी एक साइड इफेक्ट्स भी होते हैं. जब हम एंटी ग्लोकोमा मेडिकेशन डालते हैं उससे काफी सारे साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि हमें स्किन एलर्जी हो जाती है, हमारा एनएलडी ब्लॉकेज हो जाता है, और पेशेंट को काफी बार ड्राइनेस हो जाती है. तो इसके लिए हमारा एक प्रोसेस होता है punctal occlusion. So basically this is a part of puncta. After putting an eye drop AGM, we have to press this punctal area for 2 minutes for the better absorption of the eye and to reduce the side effects of the anti-glaucoma medications. ओके, सो ये तो हमने देख लिया कि ग्लोकोमा में जो बेसिकली है जो एडल्ट्स में आता है, बट अभी जो आजकल नाउडेज इट इज वेरी कॉमन, हम हर दिन इतने पेशेंट्स देखते हैं जो कि कंजेनाइटल ग्लोकोमा में आता है. सो कंजेनाइटल ग्लोकोमा के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें याद रखना है. अगर कोई लैक्रिमेशन की कंप्लेन कर रहा है, ब्लेफारोस्पाज्म कर रहा है, फोटोफोबिया कर रहा है, ऑब्वियसली ये जो उनके पेरेंट्स होंगे, अब मोस्टली हमारे रिलेटिव्स में, फैमिलीज में सबको पता है वी आर इन दिस बैकग्राउंड, हम एक ऐसे डिपार्टमेंट में काम करते हैं, हम आई डिपार्टमेंट से रिलेटेड, वी नो एवरीथिंग. तो काफी बार लोग हमसे पूछते हैं कि बच्चे को ये सिम्टम्स है, हमें क्या करना चाहिए. सो डेफिनेटली अगर ऐसा कोई सिम्टम कोई पेरेंट्स बता रहे हैं तो उनको एक बार ग्लोकोमा इवैल्यूएशन जरूर कराना चाहिए. वैसे इस फोटो में आप देख सकते हैं इस बच्चे की एक आंख बड़ी है, एक आंख छोटी है. दिस इज अगेन अ साइन ऑफ ग्लोकोमा. काफी बार होता है हमारे रिलेटिव्स में, हम सुनते हैं लाइक बिग आईज आर गुड, बोला जाता है कि रिलेटिव्स ऐसा बोलते हैं कि बड़ी बड़ी आंखें बच्चा सुंदर लग रहा है. सो बड़ी आंखें इज नॉट अ सुंदर थिंग, हो सकता है, बट अगर आपको वो बड़ी लग रही है तो डेफिनेटली ग्लोकोमा चेकअप कराना चाहिए. प्लस ये जो फोटो आप देख रहे हो क्लिनिकल फोटो, ये एक छोटे कंजेनाइटल ग्लोकोमा केस की है जहाँ पे हैप्स्ट्राई है. इन्हें हैप्स्ट्राई बोला जाता है. हैप्स्ट्राई बेसिकली क्या बोलते हैं, जब आपका एक्वियस ह्यूमर बन रहा है, वो ड्रेन आउट नहीं हो रहा है, तो वो आपके कॉर्निया को भी पुश कर रहा है, जहाँ पे आपका जो डेसिमेंट्स मेम्ब्रेन है उसमें इस तरह से खिंचाव होना शुरू हो जाता है, जिसमें से हैप्स्ट्राई बनने शुरू हो जाते हैं. So congenital glaucoma में वहाँ पे we don't have any other option, we go for the surgical intervention only. Okay, so now I'm coming to my main topic जिसके बारे में हम डिस्कस करना चाहते थे. So this is about visual field and OCT. So अभी जो स्टडीज आई हैं जिसमें देखा गया है हमारा जो 55% ऑफ द केसेस ऐसे हैं जिसमें अगर सिर्फ डिस्क में चेंजेस हो रहे हैं जो हम क्लिनिकली देख रहे हैं, अगर वहीं हम उसे पिक कर ले तो वी कैन प्रिवेंट द ग्लोकोमा. 35% ऐसे होते हैं जिसमें हमें विजुअल फील्ड में चेंजेस देखने को मिलता है, 10% ऐसे होते हैं जिसमें हमें दोनों मिलते हैं. तो दैट्स हाउ वी डिटेक्ट द ग्लोकोमा. अब ग्लोकोमा के लिए सबसे फर्स्ट हमने बात की कि हमारा वैन हेरिक ग्रेडिंग है, इंटीरियर चैम्बर शैलो है, डीप है, दैट वी नीड टू नो.
The second part is the intraocular pressure, which we always check. The Goldman application tonometry is the gold standard. If you have, then it's good. Otherwise, आजकल eye care, NCT, everything is available. But if it is going beyond the normal limits, like after 20 or 21, then definitely go to the application tonometry. And the third, which is very very important, is the clinical evaluation of the optic nerve and retinal nerve fiber less. So जैसे कि अगर आप फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हो, आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन यू. इसमें जो आप देख रहे हो, द सेंटर पार्ट इज द कप. ओके, देन द आउटर पार्ट इज द डिस्क. बट अगर आप नीचे देखोगे, जहां पे हमारा कप है, कप के नीचे जो मिडल पार्ट होता है, दैट इज रिम. अब ऊपर वाले एरिया में लाइक सुपीरियर, नेजल, टेम्पोरल, रिम इज विजिबल. बट इन द इंफीरियर एरिया द रिम इज इनविजिबल, इट इज एक्चुअली लॉस. तो यहाँ पे जो है, दिस इज अ नॉचिंग ऑफ द कपिंग हेयर. और यहाँ पे हमारा इंफीरियर न्यूरोरेटिनल रिम जो है यहाँ पे लॉस हो चुका है. सो दिस इज द साइन ऑफ ग्लोकोमा. सो फर्स्ट द क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज ऑलवेज अ गोल्ड स्टैंडर्ड, और उसके बेसिस पे हम आगे डायग्नोस्टिक प्लान करते हैं. वी सेंड द पेशेंट फॉर द further investigation like visual field and the OCT. So first let's understand the visual field. So visual field is a fundamental tool for the detection and monitoring of the glaucoma. Now this is a common printout. ये हमारा जो प्रीवियस जो हम स्टैट पैक या फुल थ्रेशोल्ड यूज करते हैं, ये जो हमारा है ये वो प्रिंट आउट है. मैंने इसलिए यूज किया बिकॉज इस प्रिंट आउट में आपका सब कुछ अवेलेबल है. जो हमारा अभी आजकल जो हम सीधा स्टैंडर्ड करते हैं, वहाँ पे आपका शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन नहीं है, करेक्टेड पैटर्न स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये कुछ चीजें हैं जो नहीं होती है. सो पहले जो हम करते थे उसमें ये सारी चीजें हमें मिलती थी. इट्स एक्चुअली ओल्डर टेक्नोलॉजी, बट वी शुड नो अबाउट इट. सो एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको थोड़ा सा विजुअल फील्ड के प्रिंट आउट का समझाती हूँ. सो पहले मैं बेसिक बता देती हूँ. द फर्स्ट जो हमारा जोन इसमें है, फर्स्ट जोन होता है जिसमें पेशेंट का डेमोग्राफिक डेटा होता है, और हमारा जो मशीन की सेटिंग्स हैं वो सब इसमें अवेलेबल होती है, विच वी कैन चेंज ऑल्सो, डिपेंड्स ऑन द पेशेंट्स क्राइटेरिया, पेशेंट्स कंडीशन. देन द सेकेंड इज द रिलायबिलिटी इंडेक्सेस, जहाँ पे हमारे फिक्सेशन लॉसेस है, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव है. थर्ड इज द रॉ डेटा, जहाँ पे जो पेशेंट जो प्रेस करता है, जो एग्जैक्ट उसका रॉ डेटा है वो हमें मिलता है. फोर्थ इज द ग्रे स्केल डेटा, जो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है. सो क्लिनिकली इसका बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है, बट टू एक्सप्लेन टू द पेशेंट वी कैन यूज दिस स्केल ऑल्सो, कि ब्लैक एरिया इज द स्कोटोमा एरिया जहाँ पे आपको विजिबिलिटी नहीं है, एंड द वाइट एरिया इज अ गुड एरिया जहाँ से आपका विजन है और आपको दिखाई दे रहा है. Then the fifth scale is a total deviation, numerical plot और probability plot. So यहाँ पे हमारा comparison होता है with the normative data and R data. Then the sixth is the pattern deviation. Pattern deviation हमें बताता है जब हमने total deviation को correct कर लिया, कि वहां से जो जो error के chance थे, या इसमें actually जो calculation होता है वो ऐसे होता है कि 7 best retinal sensitivity को choose किया जाता है, और उस sensitivity से बाकी के points को जो है ऐड किया जाता है. उसके बेस पे हमें पैटर्न डेविएशन मिलता है, विच इज एक्चुअली अ ट्रू स्केल. इसी के बेसिस पे हम हमारी जो ग्लोकोमा की जो विजुअल फील्ड की रिपोर्ट होती है, हम इसे इंटरप्रेट करते हैं, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ टोटल डेविएशन. Why that I'll explain you. Then हमारा सेवेंथ है ग्लोबल इंडाइसेस, जिसमें हमारा मीन डेविएशन होता है, जो हमारा टोटल डेविएशन को कैलकुलेट करके मिलता है. पैटर्न स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, जो हमारा पैटर्न डेविएशन आता है. शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन आप देख रहे हो, जैसे कि रॉ डेटा में काफी जगह पर हमें ब्रैकेट्स में दिया हुआ है. अब ब्रैकेट में क्यों दिया है, बिकॉज ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर मशीन 2 बार हमारी रेटिनल सेंसिटिविटी चेक करती है. सो इसलिए उन पॉइंट्स में 2 बार दिया जाता है, और उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, एंड सीपीएसडी इज अगेन द करेक्टेड पैटर्न स्टैंडर्ड डेविएशन. लास्ट हमारा होता है ग्लोकोमा हेमीफील्ड टेस्ट. अब ग्लोकोमा हेमीफील्ड से आप समझते हो, हेमी मतलब द सुपीरियर हाफ ऑफ द पैटर्न डेविएशन एंड इंफीरियर हाफ. इसके 5 हमारे क्लस्टर जोन्स होते हैं जिनको आपस में कंपेयर किया जाता है, और उसके बेसिस पे हम बताते हैं कि ये नॉर्मल है और एबनॉर्मल है, और आउटसाइड बॉर्डर लाइन जो भी इसके इंटरप्रिटेशन है वो हमें दिए जाते हैं. करेक्ट. सो अभी अगर मैं छोटे से एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल हम किसी का हम अनिक का लेते हैं एक एग्जाम्पल. ठीक है, एक स्टूडेंट है अनिक, जो एक क्लास में पढ़ता है. अब हमें उसके स्कोर्स पता करने हैं, हमें देखना है कि वो कैसा है पढ़ने में, या ओवरऑल हमें उसकी एक डिटेल चाहिए, एक मार्कशीट चाहिए. वो हम कैसे करेंगे? सो सबसे पहले अनिक को कुछ सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे पढ़ने के लिए. अनिक उन सब्जेक्ट्स को पढ़ेगा. ठीक है, उसके बाद
उसमें कुछ बेसिक जो हमारी साइड से उसे क्राइटेरिया दिए जाएंगे, क्या पढ़ना है, कितना टाइम ड्यूरेशन है, सब कुछ दिया जाएगा, ठीक है। प्लस अनेक अगर फॉर एग्जाम्पल 10th स्टैंडर्ड में है, तो जब वो एग्जाम देगा तो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के साथ ही देगा, 12th या 8th के साथ क्यों नहीं देगा? बिकॉज जिस क्लास में वो है उसी से हम कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि विजुअल फील्ड टेस्ट जो हमारा किया जाता है इसमें एज इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे पास मशीन में ऑलरेडी एक नॉर्मेटिव डेटा ऑलरेडी इसमें सेव्ड है। सो जब पेशेंट टेस्ट परफॉर्म कर लेता है तो उसी नॉर्मेटिव डेटा के साथ आपने जो टेस्ट परफॉर्म किया उसका कंपैरिजन किया जाता है। मशीन को पता है कि नॉर्मल में ऐसा होना चाहिए, एबनॉर्मल में ऐसा होना चाहिए, तो उस एबनॉर्मल नॉर्मल से कंपेयर करके वो देखता है कि आपकी पोजीशन क्या है। उस बेसिस पे वो हमें बताता है कि आपने जो टेस्ट किया है वो उसमें ग्लोकोमा है या नहीं है। सो एज इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप विजुअल फील करोगे एज का हमेशा ध्यान रखना है। बाकी पैरामीटर शायद ऊपर नीचे हो सकता है, बट एज तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल ही नहीं है, तो एज शुड बी करेक्ट। अब हम अनिक के एग्जाम्पल पे आते हैं। तो अनिक का ये सब हमने देख लिया, ठीक है। दूसरी चीज, अब हमने अनिक को कुछ एग्जाम, अनिक के 5 एग्जाम्स हो रहे हैं, अनिक 5 एग्जाम अपने कर लिए। सो 5 एग्जाम करने के बाद हमें एक ही रॉ डेटा मिल गया, यानी कि 5 एग्जाम में से हो सकता है अनिक के किसी में 100 में से आउट ऑफ 100 80 मार्क्स आए, किसी में 90 आए, किसी में 70 आए, किसी में 60 आए। ऐसे करके हमने 60 70 80 90 95 ऐसे 5 एग्जाम में उसके मार्क्स आ गए। अब हमें कैसे पता है जो अनिक ने एग्जाम दिया है क्या वो अच्छा दिया है या खराब दिया है? वो जब हम किसी से कंपैरिजन करेंगे हमें तभी पता चलेगा। अब वो हम कैसे कंपैरिजन करेंगे? अब हमारे पास, मैं एक स्कूल की टीचर हूँ और मेरे पास डेटा है कि 10th क्लास में जिन बच्चों को मैंने पढ़ा है उनका एक एवरेज स्कोर जो है 80 रहा है। अब क्योंकि उनका 80 रहा है तो मेरे पास एक बेसलाइन डेटा है, तो उस 80 के बेसिस पे जो अनिक का रिजल्ट है मैं उसे कंपेयर करूंगी, जो कि मेरा क्या है, टोटल डेविएशन। सो यहाँ से मुझे कंपैरिजन डेटा मिल गया, बट उसमें कुछ क्लॉज हो सकता है अनिक का ड्यूरिंग द जो उसका पीरियड था 1 ईयर जो उसने पढ़ाई की, ही इज वेरी ब्राइट स्टूडेंट, बट उसकी शायद तबीयत ठीक ना हो या जब पेपर लिख रहा हो तो कुछ उसे प्रॉब्लम हो रही हो, तो ऐसे XYZ कुछ रीजन हो सकता है। तो ऐसे मैंने सोचा कि मुझे कुछ ग्रेस मार्क्स अनिक को देने चाहिए, जिसके बेसिस पे ही मैं डिसाइड करूं कि उसने जो किया है वो ठीक किया है, गलत किया, फिर मैं कंपैरिजन करूं। तो वो जो ग्रेस मार्क्स देने के बाद जो फाइनल डेटा आता है दैट इज द पैटर्न डेविएशन। सो ऐसे ही मशीन करते हैं, मशीन 7th बेस्ट पॉइंट को पिक करती है और उस पॉइंट को बाकी सारे पॉइंट्स में ऐड करके पैटर्न डेविएशन देती है। सो अगर आपको ऐसे याद ना रहे कि हमें कैसे समझना है, क्या करना है, तो आप ये ऐसे क्लास के स्टूडेंट वाले एग्जाम्पल से आई थिंक समझ पाओगे और ऐसे आपको थोड़ा सा याद रहेगा। बाकी कहीं अगर इसमें अभी आपको डाउट लगे तो वी कैन अगेन डिस्कस। सो जब भी हम HVF को इंटरप्रेट करते हैं हमें क्या क्या बेसिकली चाहिए, जैसे मैंने बताया पेशेंट का डेमोग्राफिक डेटा हमें ऑलवेज चेक करना है, पेशेंट की एज विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारे पैरामीटर्स हमें चेक करने चाहिए, पेशेंट की क्या कंडीशन है, हम जो विजुअल फील्ड परफॉर्म करें क्यों करें, फॉर द ग्लोकोमा, फॉर द न्यूरो डिफेक्ट, फॉर द रेटिना, व्हाटएवर इज द रीजन हमें पता होना चाहिए। उसके बेसिस पे वी विल सिलेक्ट कि विच टेस्ट वी हैव टू परफॉर्म। नाउ द करेक्ट प्रिस्क्रिप्शन। अब प्रिस्क्रिप्शन का क्या मतलब है, किसी पेशेंट को -5 डायप्टर स्क्वायर है, सो पेशेंट इज मायोपिक और हमें पेरीमेट्रल लेंसेज हमारे पास अवेलेबल होता है, और जब हम टेस्ट कर रहे हैं हमने -5 की जगह +5 लगा दिया, सो क्या होगा, डेफिनेटली उसकी जो रेटिनल सेंसिटिविटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। एंड वो क्यों रिड्यूस होगी, बिकॉज ऑफ आर फॉल्ट। पेशेंट का तो फॉल्ट नहीं है, पेशेंट ने तो टेस्ट ठीक परफॉर्म किया, बट क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया, हमने जल्दी जल्दी में -5 लगाने की जगह +5 लगा दिया, so it will decrease the retinal sensitivity across the visual field. So ये चीजें हैं जो एक optometrist है, perimetrist है, that we have to be careful about these things. Again, if the pupil size is very small, so अगर आपका pupil size small है, if it is less than 2.5 mm, तो वो आपको एक rings photoma देगा, which is again because of our fault. तो उस कंडीशन में क्या करना, पेशेंट को एक डायलेटिंग ड्रॉप डालें, थोड़ा मिड डायलेट पिपल होने के बाद देन वी हैव टू स्टार्ट अगेन। अगर काफी बार क्वेश्चन होता है क्या हम डायलेटेड आईज में BFA कर सकते हैं, यस डेफिनेटली वी कैन डू, और उससे हमारे रिजल्ट्स पे कोई असर नहीं आता है। अगर पिपल कॉन्स्ट्रिक्टेड है तो वहां हमें रिंग्स फोटोमा मिलेगा, डायलेटेड है तो उससे विजुअल फील्ड पे बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। नाउ व्हाट इज द स्टिमुलस साइज, जो मशीन हमारी सिलेक्ट करते हैं, स्टिमुलस साइज होता है साइज 3।
सो साइज 3 एक नॉर्मल पेशेंट के लिए, अगर पेशेंट का विजन 660 636 है तो यूजुअली पेशेंट टेस्ट परफॉर्म कर पाता है, बट अगर पेशेंट का विजन 4/60 5/60 इवन कभी कभी 660 में भी पेशेंट इज नॉट एबल टू सी ऑल द लाइट, पेशेंट इज नॉट प्रेसिंग द बटन, उस कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें पहले स्ट्रैटेजी चेंज करनी है, हमें सीधा स्टैंडर्ड से फुल थ्रेशोल्ड पे आना है और वहां पे हमें साइज जो हम 3 यूज करते हैं साइज 5 कर देना है, तो जो लाइट्स वहां पे आते हैं वो लाइट का साइज बड़ा हो जाता है, वहां पे पेशेंट कैन परसीव द लाइट एंड कैन प्रेस द बटन। उसके बाद जब हमने ये सारे पैरामीटर्स देख लिए, फिर हमें देखना है उसके रिलायबिलिटी इंडाइसेस, क्या पेशेंट का फिक्सेशन लॉस बहुत ज्यादा है, फॉल्स नेगेटिव्स बहुत ज्यादा है, फॉल्स पॉजिटिव्स तो नहीं है। अब ये होते क्या है, इसको हम आगे और अभी समझेंगे कि ये चीजें होती क्या है। देन उसके बाद जब हमने टेस्ट कर लिया, अगर पेशेंट का पुराना ऑलरेडी वीएफए है तो हमें उससे कंपेयर करना है कि पहले से अभी में क्या डिफरेंस है, क्या हमारा वीएफए और खराब हुआ है, बेटर हुआ है, या जो पहले डिफेक्ट था वो सेम हमें अभी चल रहा है। तो उसके बाद जो हमारे बाकी के जोन्स होते हैं हम उनको कंपेयर करते हैं, उनको इंटरप्रेट करते हैं। सो अभी मैं कुछ आपके साथ रिपोर्ट्स भी शेयर करूंगी और प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके आप आंसर दे सकते हो, विल डिस्कस। सो ये कुछ फैक्टर्स है जो हमारे पेरीमेट्री को, वीएफए टेस्ट को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड ल्यूमिनेंस, आपका स्टिमुलस साइज, फिक्सेशन कंट्रोल, रिफ्रैक्टिव एरर्स, अगर पेशेंट को कोई मीडिया ओपेसिटी है, मियोसिस इज अगेन कंस्ट्रक्टेड प्यूपिल है, फेशियल स्ट्रक्चर है, पेशेंट बहुत ज्यादा टायर्ड है, कभी बार होता है हम क्योंकि डार्क रूम है और हमारी वीएफए की जो मशीन है वहां पे एसी की रिक्वायरमेंट होती है, तो एक बहुत ही कंफर्टेबल सा एनवायरमेंट होता है, बहुत बार पेशेंट जो है सोने भी लग जाता है, तो उसके लिए भी वी हैव टू अवेयर कि हमें पेशेंट को जगा के रखना है, डोसेस तो नहीं है पेशेंट को, एंड एक्सपीरियंस ऑफ एन ऑप्टोमेट्रिस्ट। मेरी नॉलेज के हिसाब से, मैं अपने 10 इयर्स के एक्सपीरियंस पे व्हाट आई फील इज कि ये जो बाकी रीजंस है ये सिर्फ 50% इम्पोर्टेंट है, या ये जो अपना 50% रोल प्ले करता है, बट बाकी जो 50% है वो ऑप्टोमेट्रिस्ट के ऊपर है, हाउ यू एक्सप्लेन टू द पेशेंट, पेशेंट को कितना आपका टेस्ट समझ में आया कि उसे करना कैसे है, और ये सारी जो चीजें हैं कि आपने करते टाइम उन्हें ध्यान में रखा है। काफी बार होता है हमने टेस्ट स्टार्ट करके छोड़ दिया और हम एंड में देख रहे हैं पेशेंट ने तो फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव, उसके लिए हमें एंड तक आने की जरूरत नहीं है, वो हम बीच में पेशेंट का, अगर हम ड्यूरिंग द टेस्ट अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें बीच में पता चल जाता है कि पेशेंट टेस्ट परफॉर्म ठीक से नहीं कर रहा है, हम वहीं पे उसे रोक सकते हैं ताकि पेशेंट टायर्ड ना हो, बिकॉज पेरीमेट्री कोई भी 2 या 3 बार परफॉर्म नहीं कर सकता, मैक्सिमम 2 बार करना चाहिए, तीसरी या चौथी बार पे नहीं जाना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी पेशेंट टायर्ड हो जाएगा, पेशेंट ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सो ये एक एग्जांपल है हाई फिक्सेशन लॉस। सो फिक्सेशन लॉस का मतलब क्या होता है, हमारा सेंटर में जो लाइट हम दिखाते हैं दैट येलो लाइट, कि हम बोलते हैं आपको इस लाइट पे देखते रहना है, उस लाइट को बोलते हैं हमारी सेंट्रल लाइट। सो हमारी जब हम राइट आई लेफ्ट आई से परफॉर्म करें तो हमारी सेंट्रल लाइट पे जब हम देख रहे हैं तो हमारा एक टेम्पोरल एरिया पे ब्लाइंड स्पॉट होता है जो कि हमारी मशीन थ्रू आउट द टेस्ट ट्रैक करती रहती है। सो अगर हम अपनी आई मूव, हम पेशेंट को बोलते हैं ना कि आपको आंख घुमा के नहीं देखना है, अब मशीन को कैसे पता चल रहा है कि हमने आंख घूमी, मशीन को ऐसे पता चलता है जब हम आई मूव करेंगे तो हमारी ब्लाइंड स्पॉट की पोजीशन चेंज होगी, और जिस ब्लाइंड स्पॉट की पोजीशन पे हमारा रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए, पेशेंट का रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए, पेशेंट वहां पे रिस्पॉन्स करेगा, रिस्पॉन्ड आएगा, उस बेसिस पे जो है मशीन को पता चलता है कि आप बहुत ज्यादा फिक्सेशन लॉसेस कर रहे हो। सो उस कंडीशन में हमें पेशेंट को एक्सप्लेन करना है। अब अगर आप इस रिपोर्ट में केयरफुली देखो, जो ब्लाइंड स्पॉट की पोजीशन है वो भी थोड़ी सी डेविएट हो गई है अपनी पोजीशन से, बिकॉज पेशेंट ने बहुत ज्यादा फिक्सेशन लॉस किया, पेशेंट ने बहुत ज्यादा आई मूव किया, ब्लाइंड स्पॉट मूव हुआ, पेशेंट ने वहां पे रिस्पॉन्स किया है। तो जब भी हम रिपोर्ट देखते हैं, अगर हमें ऐसी कोई रिपोर्ट दिख रही है तो वहीं पर हमें इंटरप्रिटेशन तक जाना ही नहीं है, हमें टेस्ट को रीस्टार्ट करना है, री एक्सप्लेन करना है और फिर से टेस्ट को परफॉर्म करना है। So, जैसे कि इसमें हाई फिक्सेशन लॉसेस है। अगेन अब दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाई फॉल्स पॉजिटिव, जिसे हम ट्रिगर हैप्पी भी बोलते हैं। अब इसका क्या मतलब है, फॉल्स भी है और पॉजिटिव भी, और क्या मतलब है इसका कि अगर किसी को लाइट दिख भी नहीं रही है, आपने टेस्ट को, अब जब आप टेस्ट परफॉर्म करते हो, अगर आपको चेक करना है कि पेशेंट फॉल्स पॉजिटिव तो नहीं कर रहा है, उसका क्या तरीका होता है, आप टेस्ट को बीच बीच में पॉज कर दो और पेशेंट को मत बताओ, और जब अगर आप बटन, पेशेंट फिर भी अगर बटन दबा रहा है, इसका मतलब वो फॉल्स पॉजिटिव कर रहा है, क्योंकि आपने टेस्ट तो पॉज कर रखा है, पेशेंट को तो लाइट दिख ही नहीं रही है, तो जब पेशेंट को लाइट नहीं दिख रही है तो पेशेंट बटन कैसे प्रेस कर रहा है, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ फॉल्स पॉजिटिव। काफी बार होता है, मजा आ रहा है बस, मतलब पेशेंट को क्या लगता है कि अगर हम जैसे उन्हें बता देते हैं कि आपका ग्लोकोमा का टेस्ट है, जितनी लाइट आपको दिखेंगी इसका मतलब आपको अच्छा दिख रहा है और आपको बटन दबाना है, तो पेशेंट को क्या लगता है मैं बटन दबाऊंगा तो मेरा टेस्ट अच्छा होगा और उससे ये आएगा कि मेरे को अच्छा दिख रहा है,
दिस इज रॉन्ग प्रैक्टिस। पेशेंट को हमें ये बोलना है आपको लाइट दिखेगी तभी बटन दबाना है, नहीं दिखेगी नहीं दबाना है। पेशेंट भी काफी बार उसे मिस इंटरप्रेट कर देता है, वो कंटिन्यूअसली बटन दबाते रहते हैं। अब इसमें अगर आप देखोगे 45% फॉल्स पॉजिटिव है, रिपोर्ट में भी उन्होंने बता दिया एक्सेसिव हाई फॉल्स पॉजिटिव। और अगर आप ग्रे स्केल को देखो, एक नॉर्मल रिपोर्ट में ग्रे स्केल कभी ऐसा दिखेगा ही नहीं, इट्स कंप्लीटली वाइट। इसका जो रॉ डेटा है इट गोज टू द 50-51, जो कि इतनी रेटिनल सेंसिटिविटी इतना डीबी कभी नहीं आता। नॉर्मल भी अगर 6665 विजन में भी जो आप बहुत ज्यादा रेटिनल सेंसिटिविटी देखोगे दैट इज 40, 41, 42। मैंने अभी तक अपने एक्सपीरियंस में कभी 42 से ऊपर नहीं देखा है। तो ये क्लियरली पता चल रहा है, रॉ डेटा तो हमारे मशीन पे शो होता है जब हम टेस्ट करते हैं, तो वहां से आपको पता चल जाएगा पेशेंट फॉल्स पॉजिटिव कर रहा है। आप पॉज करके देख सकते हो। और इसमें देखो ब्लाइंड स्पॉट भी आपको कहीं पे दिख नहीं रहा है, जबकि ब्लाइंड स्पॉट तो हमें दिखना चाहिए। तो दिस इज कंप्लीटली अ बैड परफॉर्म टेस्ट, यहाँ पे हमें रिपीट करना चाहिए। तो ये आप देख सकते हो इतनी ज्यादा इसकी रेटिनल सेंसिटिविटीज है। ओके, क्या कोई गेस कर सकता है व्हाट इज दिस? डेफिनेटली इट्स अ लीफ, बट विच लीफ? 4-leaf clover। परफेक्ट, वेरी गुड। सो ये हमारा क्या है? क्लोवर लीफ पैटर्न। अब क्लोवर लीफ पैटर्न क्या होता है? जहां पे हमारा फॉल्स नेगेटिव्स है। अब इसमें क्या होता है, जब हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, आप देखना जो हमारे एंकर पॉइंट्स बोले जाते हैं, जो कि हमारे हर क्वाड्रेंट का जो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है, जो सबसे पहले मशीन चेक करती है, उससे एंकर पॉइंट बोलते हैं। तो जो एंकर पॉइंट्स है, सेंट्रल जो पॉइंट्स है, उसके आसपास जो है पेशेंट मशीन जब चेक करती है पेशेंट एक्टिव है, मतलब जो हमारे पेरिफेरी के पॉइंट्स है ये बाद में चेक करा जाता है। तो पेशेंट ने टेस्ट स्टार्ट किया तब तो वो एक्टिव था, बट धीरे धीरे उसे नींद आने लग गई, थक गया, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, कब खत्म हो रहा है, तो पेशेंट का रिस्पॉन्स लो हो गया। तो पेशेंट ने क्या किया? बटन दबाना ही बंद कर दिया। तो जब वो बटन नहीं दबा रहा है तो वहां पर क्या हो रहा है? फॉल्स नेगेटिव हो रहा है। मशीन को कैसे पता चलेगा कि नेगेटिव हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे डिम लाइट दिख रही है तो मुझे जो ब्राइट लाइट है वो भी तो दिखनी चाहिए। सेम मशीन भी ऐसे चेक कर रही है कि अगर आपको जब 30 डेसिबल की लाइट आई, जब इतने इंटेंसिटी की लाइट आई कि वहां पे आपकी रेटिनल सेंसिटिविटी 30 डेसिबल होनी चाहिए, अगर आपको 30 की दिख रही है तो आपको जो 26 है, 26 डेसिबल पे तो लाइट और ब्राइट होगी, तो आपको वो भी तो दिखनी चाहिए। तो उससे मशीन को पता चलता है कि आप वहां पे फॉल्स नेगेटिव्स कर रहे हो, कि आपको जब बिल्कुल डिम लाइट दिख रही है तब तो आप बटन दबा रहे हो, पर ब्राइट पे नहीं दबा रहे। तो ऐसे हमारा फॉल्स नेगेटिव कैप्चर किया जाता है। सो यहाँ पे ग्रे स्केल से भी आप इस पैटर्न को समझ सकते हो, क्योंकि अगर आप पैटर्न डेविएशन पे जा रहे हो तो पैटर्न डेविएशन देख के तो ऐसा लग रहा है कि पेशेंट को एडवांस फील्ड इफेक्ट होगा, बट अगेन हमें डायरेक्ट कभी भी इंटरप्रिटेशन पे नहीं जाना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या देखना है? फॉल्स नेगेटिव्स, जो कि 66% है, जिस वजह से हमारा जो ग्रे स्केल में एक ही क्लोवर लीफ पैटर्न बन रहा है। ओके, सो नेक्स्ट अब हमारा है, काफी बार पेशेंट को कैटरेक्ट होता है, मीडिया ओपेसिटी होती है, तो उसमें अगर आप देखोगे टोटल डेविएशन को, अगर आप बाकी सब रिलायबल है हमारा टेस्ट सब ठीक है, बट अगर आप टोटल डेविएशन देख रहे हो पूरा ब्लैक आ रहा है, बट पैटर्न डेविएशन आ रहा है जो कि नॉर्मल आ रहा है, तो इसे हम जनरलाइज्ड डिफेक्ट बोलते हैं, जो कि हमारा मीडिया ओपेसिटीज में आता है। अगर लोकलाइज्ड नहीं है, क्योंकि अगर ग्लोकोमा होगा तो दैट विल कम इनटू द पैटर्न डेविएशन, जो हमारा एक लोकलाइज्ड डिफेक्ट होता है, बट ये हमारा जनरलाइज्ड डिफेक्ट है जो हमारे मीडिया ओपेसिटीज में होता है। जैसा मैंने बताया, अगर हमारा जो है एक तो प्यूपिल स्मॉल है, कंस्ट्रिक्टेड है, स्मॉल प्यूपिल साइज है, तो वहां पे ऐसा रिंग डिफेक्ट बनता है। प्लस अगर आपका जो लेंस, जो हम पेरिपेंट्री लेंस यूज कर रहे हैं, अगर आपकी पावर बहुत हाई है या आपने आई के पास नहीं है, दूर कर रखा है, तो वहां पे भी आपको ऐसा रिम आर्टिफैक्ट मिलता है। जैसे आप देख रहे हो पूरा एक रिंग टाइप बन गया है, तो ये हमारा लेंस रिम आर्टिफैक्ट होता है, जो इस तरह से आपको बनेगा, क्योंकि सेंटर में सब ठीक है, बट एक पूरा ऐसे सारे हमारे जो एजेस वाले पॉइंट है वहां पे आ गया है डिफेक्ट। ओके, चलो ये आपको बताना है कि ये क्या लग रहा है, क्या ये ग्लोकोमा डिफेक्ट है? मतलब हो सकता है, देखो टेस्ट अगर हम देखें टेस्ट रिलायबल है, सारे पैरामीटर्स ठीक है, क्या इसे हम एक ग्लोकोमा डिफेक्ट बोल सकते हैं ऐसे विजुअल फील्ड को देखकर? एनी गेसेस, यस और नो? यस मैम, एक पर्टिकुलर एरिया में जो स्पॉटोमा होता है वो कंसिडर कर सकते हैं इसको।
ओके कर सकते हैं। सो ये एक तरह का एडिट्यूडनल डिफेक्ट है, पूरा आपका सुपीरियर हाफ जा चुका है। इसमें हो सकता है अगर किसी की इंफीरियरली हमारा रेटिनल नर्व फाइबर लेयर जो है अगर वहां पे उसकी थिनिंग है या लॉस है तो डेफिनेटली सुपीरियर डिफेक्ट आएगा। हमें पता है कि अगर वीएफए में ऊपर आ रहा है तो ओसीटी में ये उल्टा होता है कि हमें जब ओसीटी में इंफीरियर डिफेक्ट होगा तो वीएफए में ऊपर आता है, राइट? बट दिस इज नॉट अ केस ऑफ ग्लाकोमा, इट इज अ केस ऑफ डोसिस। सो जब पेशेंट की लिड डाउन है, डोसिस है पेशेंट को, क्योंकि उसको अपर हाफ की जो लाइट्स है वो दिख ही नहीं रही है बिकॉज ऑफ डोसिस, नॉट बिकॉज ऑफ ग्लाकोमा, तो वहां पे ऐसे डिफेक्ट आएगा। सो जब पेशेंट का टेस्ट रिपीट किया तो इट वाज कंप्लीटली नॉर्मल। अब इसमें हमें क्या कैसे पता चला? अगेन इट्स अ रोल ऑफ एन ऑप्टोमेट्रिस्ट। जब हम परफॉर्म कर रहे हैं हमें पता है पेशेंट में डोसिस है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो? या तो आप पेशेंट की आईलिड को ऐसे होल्ड कर सकते हो। जब आप ऐसे होल्ड करोगे तो वहां पे चांस है पेशेंट में बहुत ज्यादा ड्राइनेस भी होती है, तो आपको 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड बस टेस्ट करना है। उसके बाद पेशेंट को रिलैक्स कराना है, बीच बीच में आपको लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप डालनी है और तब पेशेंट को थोड़ा टाइम देना है ताकि पेशेंट परफॉर्म अच्छे से करे। और एक इसका तरीका होता है, हमारे पास क्रच ग्लासेस होते हैं जो डोसिस के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो आपको क्रच ग्लासेस अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, माइक्रोपोर से टेप करके कर सकते हो, बट उसमें ध्यान रखना हमने बीच बीच में पेशेंट को रेस्ट देना है। अदरवाइज पेशेंट को बहुत ज्यादा ड्राइनेस होती है या पेशेंट को बहुत ज्यादा वाटरिंग होने लग जाती है, तो आपको बीच में रेस्ट देना है। तो अगेन अगर हम ऐसे रिपोर्ट देखेंगे तो हमारे माइंड में जाएगा कि पेशेंट को ग्लाकोमा हो सकता है। इसीलिए पेशेंट का क्लिनिकल फाइंडिंग भी कोरिलेट करना जरूरी है। जब भी आप किसी भी वीएफए टेस्ट को या ओसीटी टेस्ट को या कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट जब आप परफॉर्म करने जाते हो, फर्स्ट रीड द क्लिनिकल फाइंडिंग ऑफ द पेशेंट कि पेशेंट की क्लिनिकली क्या हिस्ट्री रही है, हम क्यों ये टेस्ट कर रहे हैं, हमें क्या इसमें इवेलुएट करना है। तो पहले आपको केस पता होना चाहिए, देन ऑलवेज गो फॉर द एनी डायग्नोस्टिक टेस्ट। सो दिस इज अ केस ऑफ हाई रिफ्रैक्टिव एरर। अगर आप यहाँ देखोगे पेशेंट का जो रिफ्रैक्टिव एरर था दैट वाज -15.25 डायोप्टर स्क्वायर, जो कि पहले पेरीमेट्रल लेंस से किया गया और उसके बाद यहाँ पर कॉन्टेक्ट लेंस से किया गया। तो यू कैन अप्रिशिएट द डिफरेंस इन द पैटर्न डेविएशन कि हमारा जो स्कोटोमा है वो रिड्यूस हो गया। क्यों रिड्यूस हो गया? क्योंकि हमारा जो जब भी हाई रिफ्रैक्टिव एरर केसेस होते हैं, मे बी प्लस और माइनस, वहां पे हमें डोंट गो विद द पेरीमेट्रल लेंस, ऑलवेज गो विद द कॉन्टेक्ट लेंस, क्योंकि उसमें आपका रिम डिफेक्ट भी आएगा प्लस रेटिनल सेंसिटिविटी ओवरऑल रिड्यूस हो जाती है। तो ऐसे केसेस में ऑलवेज गो विद द कॉन्टेक्ट लेंस। सो ये एक बहुत अच्छा केस है जो अभी हमने लास्ट टाइम हुआ था। ये एक यंग पेशेंट है जो हमारे पास 2018 में आया था, जिसमें इसका हमने फर्स्ट वीएफए किया था। सो अगर हम देखें मोरलेस पेशेंट मायोपिक था, तो मायोपिक में थोड़ा हमें ऐसा जनरलाइज सा डिफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये वैसे देखे तो ऑलमोस्ट नॉर्मल था, ऐसा एज सच इसमें बस जनरल रिडक्शन ऑफ सेंसिटिविटी था, बट कोई ग्लाकोमा नहीं था। क्लिनिकली ही वाज नॉर्मल। उसके बाद पेशेंट अगेन हमारे पास आया 2020 में। सो जब हमने 2020 में इसका विजुअल फील्ड किया तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसमें इंफीरियर आर्कुएट जैसा दिख रहा है और अच्छा खासा दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक दो पॉइंट है, अच्छा इंफीरियर आर्कुएट ग्रे स्केल में भी दिख रहा है, पैटर्न डेविएशन में भी आ रहा है, जो कि आ रहा है। और अगर आप जीएसटी देखो तो वो भी आउटसाइड नॉर्मल लिमिट है। तो ये टिपिकल ग्लाकोमा जैसा लग रहा है। बट जब हमने क्लिनिकली इस पेशेंट को देखा, सो देयर वाज नो चेंज। जैसा 2018 में जो स्टेटस था, सिमिलरली 2020 में भी वही स्टेटस था, कुछ भी चेंज नहीं था। तो ये को समझ पाना कि व्हाट वाज द रीजन, क्यों ये डिफेक्ट आया। तो इसके लिए दोबारा से इसे देखा गया कि जिसने परफॉर्म किया था, फिर हमने देखा कि क्या इसमें क्या चेंजेस हुए थे। सो इफ यू सी, जो ये डिफेक्ट था इट वाज बिकॉज ऑफ द मास्क। इट वाज मास्क, क्योंकि 2020 वाज द कोविड टाइम जहाँ पे सब मास्क के थ्रू किया जा रहा था। तो मास्क की वजह से क्या होता है कि अगर मास्क को प्रॉपर आप यहाँ से टेप ना करो तो पूरा इंफीरियर, पूरा उस पे जो पेरीमेट्रल लेंस है उस पे फॉग होने लग जाता है, और फॉग होने की वजह से पेशेंट ने लाइट अप्रिशिएट नहीं किया, उसने बटन प्रेस नहीं किया, और जिस वजह से डिफेक्ट आ गया। और उसके बाद जब दोबारा सेम डे 2020 में भी अक्टूबर 5 को टेस्ट हुआ था, दोबारा से हमने जब इसे रिपीट किया तो आप दोबारा देख सकते हो इट वॉज कम्प्लीटली नॉर्मल। सो ये ऐसे ऐसे बहुत बेसिक आर्टिफैक्ट होते हैं। हम यूजुअली ऐसा बोलते हैं कि जो हमारा विजुअल फील्ड टेस्ट है इट्स अ पेशेंट डिपेंडेंट टेस्ट, डेफिनेटली इट्स अ पेशेंट डिपेंडेंट टेस्ट। बट अगेन जो ऑप्टोमेट्रिस्ट है, जो पेरीमेट्रिस्ट है, उसका रोल बहुत ज्यादा है। जो ऐसे ऐसे डिफेक्ट आ रहे हैं उसे हम ही ठीक कर सकते हैं। अगर हम केयरफुली टेस्ट को परफॉर्म नहीं करेंगे, इन सब चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे, तो ऐसे डिफेक्ट्स आएंगे एंड हम उसे इंटरप्रेट ही नहीं कर पाएंगे कि क्लिनिकल तो कुछ और बोल रहा है बट हमारा डायग्नोस्टिक में कुछ और आ रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। क्लिनिकली वो कोरिलेट होना चाहिए। तो ये सब चीजें अगर आप अभी भी पेशेंट बहुत बार होता है मास्क लगा रहे हैं, अगर मास्क लगाए तो उसे प्रॉपर्ली टेप करो सो दैट
वहाँ पे फॉग ना आए और उसके बाद हम टेस्ट परफॉर्म करें। सो दिस वाज अबाउट विजुअल फील्ड। अभी तक यहाँ तक कोई किसी को डाउट है तो वी कैन डिस्कस, फिर हम थोड़ा सा ओसीटी को डिस्कस करते हैं। और वी कैन कंटिन्यू, जैसा आप बोलो। Should we continue? It's okay, ma'am. Yes, we can continue. Okay. So let's understand about the OCT. So OCT की अगर हम बात करें पहले से अभी में, OCT बहुत रिवोल्यूशनाइज्ड हो चुका है, जो कि हमें ग्लोकोमा को मॉनिटर करने में, डायग्नोस करने में इट इज वेरी यूजफुल, जहाँ पे हम हमारे रेटिनल नर्व फाइबर लेयर, गैंग्लियन सेल लेयर और ऑप्टिक नर्व हेड में जो भी चेंजेस होते हैं उसे हम देख सकते हैं। सबसे जो एडवांटेज है ओसीटी का, इट्स अ हाई रिप्रोड्यूसिबल एंड रिलायबल। रिप्रोड्यूसिबल क्योंकि हम इसे बार बार करके देख सकते हैं, एंड ऑल्सो रिलायबल भी है कि यहाँ पे हमें तुरंत हमारे जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं, विजुअल फील्ड में जो हमारे फंक्शनल चेंजेस थे वो हम देख पा रहे हैं, बट ओसीटी में जो हमारे स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं दैट वी कैन पिक। तो ये हमारी एक जो हमारा ओसीटी सिरस मशीन जो यूज की जाती है उससे एक प्रिंट आउट है, ऑप्टिक नर्व हेड एंड द आरएनएफएल एनालिसिस। अगेन इसमें भी फर्स्ट जो होता है दैट इज पेशेंट डेटा। सो पेशेंट डेटा यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ भी जो हमारा कंपैरिजन होता है वो हमारा एज रिलेटेड होता है, कि उस एज में जो नॉर्मेटिव डेटा है उस एज के साथ पेशेंट की एज का कंपैरिजन किया जाता है और उसके बेसिस पे बताया जाता है। सेकेंड इज अ स्कैन डिटेल, जहाँ पे हमारा सिग्नल स्ट्रेंथ होता है। तो सिग्नल स्ट्रेंथ जितना अच्छा है दैट मीन्स कि टेस्ट जो हमारी रिपोर्ट है वो उतनी ज्यादा रिलायबल है। थर्ड हमारा होता है आरएनएफएल थिकनेस मैप। अब ओसीटी में हमें तीन चीजें याद रखनी है। यहाँ पे तीन तरह की कलर कोडिंग यूज की जाती है। एक बहुत कॉमन कलर कोडिंग है जो हमें सबको पता है, जो कि रेड है तो आउटसाइड नॉर्मल लिमिट है, येलो है तो बॉर्डर लाइन है, और ग्रीन है तो विद इन नॉर्मल लिमिट है। सो ये अगर आप बीच वाले सारे कॉलम देखो, जैसे कि जो टेबल है जहाँ पे हमारे एवरेज आरएनएफएल थिकनेस है, सिमेट्री है, रिम एरिया है, सीडी रेशियो है, न्यूरोरेटिनल रिम थिकनेस है, क्लॉक आवर्स है और क्वाड्रेंट है आरएनएफएल्स के, तो ये सब जो है ये उसी पे फॉल करते हैं, ये उसी के बेसिस पे जो है हमें रेड, ग्रीन और येलो दे रहा है। बट उसके अलावा जो दूसरी कलर कोडिंग है वो क्या है, वो ये है कि जो हमारा आरएनएफएल थिकनेस मैप जो आप सबसे ऊपर देख रहे हो, जो ये ब्लू कलर का है, अगर आपको मेरा ये दिख रहा है यहाँ पर तो कर्सर, जो ये आरएनएफएल थिकनेस मैप है ये हमें क्या बताता है, यहाँ पर अगर आपके जो हॉट कलर्स है जैसे कि रेड है, येलो है, तो ये हॉट कलर्स का होना यहाँ पे अच्छा है। ये जितना ज्यादा रेड और येलो होगा ये उतना ही अच्छा है, यानी कि यहाँ पे आरएनएफएल उतनी ही अच्छी है। जैसे कि आपको यहाँ आरएनएफएल दिख रही है और यहाँ भी दिख रही है, बट यहाँ नहीं दिख रही है। सिमिलरली अगर आप इस नीचे वाले पे आरएनएफएल डेविएशन पे आओगे, अब डेविएशन क्या बता रहे हैं, यहाँ अगर आपको रेड और येलो दिख रहा है या यहाँ दिख रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे आपकी आरएनएफएल थिकनेस का लॉस है। जिस एरिया में नहीं दिख रहे तो लॉस है, तो ये कम्प्लीटली ऑपोजिट होता है, इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ रेड येलो दिखना अच्छा है, जैसे कि यहाँ आप अप्रिशिएट कर रहे हो तो यहाँ कोई डिफेक्ट नहीं आ रहा, बट यहाँ पे आपकी लॉस है तो वो लॉस यहाँ भी दिख रहा है। ठीक है, आई थिंक ये समझ आ रहा है सबको। तो इस दो चीजों में कभी कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे रेड येलो दिखना इज गुड। इवन आप इससे भी समझ सकते हो, छोटा सा एक स्केल दिया है ना, जैसे जैसे आप 250 तक जा रहे हो, ऊपर की साइड जा रहे हो तो येलो, रेड, व्हाइट तक जा रहा है तो इट इज गुड। जितना ज्यादा ये ग्रीन और ब्लू पे जाएगा तो इट इज बैड। सिमिलरली यहाँ पे रेड और येलो आ रहा है तो दैट इज अ डिफेक्ट। प्लस ये कुछ यहाँ पे टोमोग्राम्स दिए जाते हैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। सो अगर कोई रेटिनल पैथोलॉजी है तो इन टोमोग्राम्स के थ्रू हमें पता चल जाएगा, जिससे हमें रेड डिजीज और ग्रीन डिजीज के बारे में भी पता चलता है। ये हमारा एक मैकुलर स्कैन होता है जो जिसमें हम गैंग्लियन सेल लेयर और इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर को चेक करते हैं। अगेन ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो हमें ग्लोकोमा को असेस करने में, ग्लोकोमा को डायग्नोस करने में हेल्प करता है। इसमें भी सेम वैसे ही है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो जो ये आपको येलोइश रेडिश दिख रहा है, दिस इज गुड। तो ये दिख रहा है तो ये अच्छा है। इस पूरा जो सर्कल है, इस सर्कल को हम एग्जामिन करते हैं, बट इसके बाहर में यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ देयर इज थिनिंग। सो ये जो थिनिंग हो रही है दैट थिनिंग वी कैन अप्रिशिएट हियर। सो सेम वही पैटर्न है जैसे हमने अभी पढ़ा कि यहाँ पे दिख रहा है दिस is good, but यहाँ दिख रहा है तो this is abnormality. Again, this tomogram helps us to identify the retinal diseases.
सो जब हम इंटरप्रेट करते हैं, हमें सबसे पहले समझना है, जैसे हमारे विजुअल फील्ड में बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स होते हैं, ऐसे ही आर्टिफैक्ट्स हमारे ओसीटी में भी होते हैं। सो वो किस किस टाइप के क्या क्या आर्टिफैक्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहले हमें पेशेंट का अगेन एज इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें चेक करना है। बाकी ये डेमोग्राफिक डेटा है जो हमें चेक करना चाहिए। जब हम स्कैन्स को पढ़ते हैं तो हमारे दो तरह के आर्टिफैक्ट्स होते हैं, या तो इमेजिंग रिलेटेड हो सकता है या फिर पेशेंट रिलेटेड हो सकता है। अब वो क्या क्या हो सकता है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट चेक द सिग्नल स्ट्रेंथ. So good signal strength is an indicator of the reliable test. It should be at least 6. If it is less than 6, then it's a poor validity of test. जैसे इस टेस्ट में आप देख सकते हो the signal strength is 4 and 3. So it's not very reliable. So we should repeat the test. मे भी हो सकता है पेशेंट का जो पिपल है इट्स नॉट फुली डायलेटेड, पेशेंट को एक मीडिया ओपेसिटी हो सकती है। सो ट्राई विद द पेरिफेरल एरिया, जहां से थोड़ा सा आपको मीडिया क्लियर लग रहा है, ऑलवेज ट्राई टू कैप्चर फ्रॉम दैट एरिया। सो दिस टेस्ट इज नॉट वेरी रिलायबल। स्टिल इफ वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, अगर ऐसा ही आ रहा है, हमने सब ट्राई कर लिया है, इट्स अ वेरी हेजी मीडिया, देन ऑलवेज कोरिलेट विद द क्लिनिकल फाइंडिंग्स कि जो ये डिफेक्ट आ रहा है क्या ये एक्चुअल डिफेक्ट है या इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द पुअर मीडिया हेजी, इस वजह से ये आ रहा है। अब हमें डिस्कस करना है सबसे इम्पोर्टेंट जो ओसीटी में होता है, दैट इज रेड डिजीज और ग्रीन डिजीज। अब ये रेड डिजीज क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, ग्रीन डिजीज का मतलब है फॉल्स नेगेटिव, यानी कि हो सकता है पेशेंट की आई में डिफेक्ट है, जो ऑप्टिक नर्व है उसमें डिफेक्ट है, बट बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन वो जो टेस्ट है हमें वो बिल्कुल नॉर्मल दिखा रहा है। अब इसमें अगर आप देखो डिस्क के ऊपर जो एक आप देख रहे हो, यहाँ पे हमारे माइलिनेटेड फाइबर्स प्रेजेंट है। अब जो ये फाइबर्स प्रेजेंट है, इस वजह से जो हमारी थिकनेस है, जो हमारी रेटिनल नर्व फाइबर लेयर की जो थिकनेस है, इट्स वेरी हाई। अब ये हाई थिकनेस होने की वजह से जो अगर आप नीचे ये देखोगे तो जो हमारी थिकनेस है इट्स वेरी हाई, 113, 154, तो ये बहुत ज्यादा। आप डेविएशन में आप देखो ये कितना रेड और येलो है, सी, और डेविएशन में आप देखोगे तो कोई भी डिफेक्ट नहीं आ रहा। बट एक्चुअली ये जो केस है ये ग्लोकोमा का केस है, जहाँ पे पेशेंट को ग्लोकोमेटस डिफेक्ट है, बट क्योंकि स्माइलिनेटेड फाइबर की वजह से कोई भी डिफेक्ट नहीं आ रहा, ये थिकनेस बहुत हाई दिखा रहा है। दिस इज द केस ऑफ ग्रीन डिजीज। अब इस केस में आप देखो यहाँ पे पेशेंट को वीआर ट्रैक्शन है, ठीक है। हमारा जो बम्प्स बनते हैं सुपीरियर इंफीरियरली बम्प होते हैं। अब ये बम्प भी थोड़ा सा ज्यादा एलिवेटेड है यहाँ पे अगर आप देखो। अब इसका क्या रीजन है, यहाँ पे देखो दिस इज द वीआर ट्रैक्शन, जो यहाँ ट्रैक्शन है, इस ट्रैक्शन की वजह से जो है हमारी थिकनेस यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ गई है। देखो यहाँ पे ये ट्रैक्शन आ रहा है जिस वजह से थिकनेस इज वेरी हाई। तो इट्स अगेन बिकॉज ऑफ दिस ट्रैक्शन। बट पेशेंट को अगर आप वैसे यहाँ देखोगे तो ग्लोकोमा है, यहाँ पर देखो इसमें आ रहा है कि यहाँ पे आरएनएफएल इज मिसिंग। अगेन यहाँ भी आरएनएफएल थोड़ी सी मिसिंग है, बट इसमें कोई डिफेक्ट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज ऑफ दिस वीआर ट्रैक्शन। अब इसी पेशेंट का जब हमने गैंग्लियन सेल लिया, जीसीएल और आईपीएल थिकनेस को हमने किया, तो यहाँ पे देखो वी कैन इजिली अप्रिशिएट कि यहाँ पे देखो कितना ग्रॉसली पूरा डिफेक्ट आ रहा है। सो ऐसे केसेस में जब आपको ओसीटी में हमें रेड डिजीज या ग्रीन डिजीज मिल रहा है, इन सच केसेस हमारा विजुअल फील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगेन जीसीएल आईपीएल का स्कैन जो हमारा मैकुलर स्कैन होता है उसको हम असेस कर सकते हैं। तो अगेन इंटरप्रेट करने से पहले हमें ये देखना है कि पेशेंट को कोई रेड डिजीज या ग्रीन डिजीज नहीं है, कोई आर्टिफैक्ट तो नहीं है। अब दिस इज अगेन अनदर केस ऑफ एनाटॉमिकल वेरिएशन। अब यहाँ अगर आप इस इमेज में देखोगे तो हमारा जो आरएनएफएल बंडल्स होते हैं, जो यहाँ ऐसे सुपीरियर इंफीरियर ऐसे बटरफ्लाई शेप में होता है, यहाँ पे जो इंफीरियर वाले हैं ये थोड़े से हमारे टेम्पोरली शिफ्ट हो गए हैं। अब शिफ्ट होने की वजह से यहाँ देखो इसमें हमारा डेविएशन मैप में इट्स गिविंग डिफेक्ट हियर। अगर जब भी हमें देखना है जो हम डबल हम से इसे असेस कर सकते हैं। अगर आप यहाँ डबल हम जो सुपीरियर और इंफीरियरली होना चाहिए वो सुपीरियरली भी डेविएटेड है और इंफीरियरली भी डेविएटेड है। तो यहाँ पे हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें जो हम दिखता है तो सुपीरियर इंफीरियर दिखना चाहिए, तो ये ऐसे डेविएटेड क्यों है? तो जब आप देखोगे डेविएटेड क्यों है तो आप यहाँ भी देख सकते हो कि ये हमारे टेम्पोरली शिफ्टेड है और इस शिफ्ट होने की वजह से यहाँ पे इंफीरियरली डिफेक्ट आ रहा है। तो रेड डिजीज का मतलब it is clinically normal but because of some reason वो हमें वहाँ पे defect show कर रहा है, which is not a true defect, it is not a glaucoma defect, it is any other defect। अब यहाँ पे it's because of the temporally shifted RNFL bundles, it giving defect in the inferior quadrant। so आप यहाँ पे अगर अच्छे से देखोगे तो you can see this hump, जो हमारा double hump होता है, it is deviated here, जिस वजह से यहाँ पे we are getting the defect।
देन दिस इज वेरी कॉमन। हाई मायोपिया में जो है हमें ज्यादातर ऐसा रेड डिजीज देखने के लिए मिलती है। क्यों मिलती है? बिकॉज ऑफ द टेम्पोरल लोकेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स विच कॉज टेम्पोरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द RNFL peak and it show thinning of the nasal and inferior nasal region। तो अगर पेशेंट हाई मायोप है, वहां पे अगर हमें उसकी प्रोग्रेशन देखना है, उसका स्टेटस चेक करना है, तो ऑलवेज गो विद द विजुअल रेट, नॉट विद द OCT, बिकॉज हाई मायोपिया केसेस में OCTs आर नॉट वेरी रिलायबल। अब ये एक और रेड डिजीज का एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप फर्स्ट में देखो, दिस इज अ वाई स्ट्रिंग। वाई स्ट्रिंग बेसिकली काफी बार होता है जब हम टेस्ट करते हैं, पेशेंट को फ्लोटर्स होते हैं जो हमारे मूव करते रहते हैं। अब जो हमारा कैलकुलेशन सर्कल है, इस कैलकुलेशन सर्कल में यहाँ पे वाई स्ट्रिंग आ रहा है, जो यहाँ ब्लैक सा आर्टिफैक्ट आपको दिख रहा है, और इस ब्लैक आर्टिफैक्ट की वजह से हमारा RNFL कैप्चर नहीं हुआ, और इस वजह से सी यहाँ पे क्लॉकाज में डिफेक्ट इज कमिंग हियर, प्लस ये इंफीरियरली अगर आप हम्प देखो तो कितना डाउन चला गया है। But it is not because of the glaucoma, it is because of this artifact Y string। अब जब हमने इसका दोबारा किया, जब इसका Y string सेंटर में इस एरिया में नहीं आया, तो सी यहाँ पे इट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। तो ये ऐसे ऐसे कुछ चीजें हैं जैसे कि रेड डिजीज की किस वजह से ये आ सकता है, वी शुड एलिमिनेट दोज रीजंस। अब अगेन दिस इज अ सेगमेंटेशन एरर। सेगमेंटेशन एरर जो हमें बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है इन द केस ऑफ हेजी मीडिया एंड हाई मायोपिया केसेस, जहाँ पे हमारा जो सेगमेंट है ये कैप्चर ही नहीं है। तो जब ये कैप्चर ही नहीं है तो वी कांट इंटरप्रेट दिस रिपोर्ट बिकॉज इट इज नॉट प्रॉपरली कैप्चर्ड। अब अगेन काफी बार होता है पेशेंट इज वेरी अनकोऑपरेटिव ड्यूरिंग द टेस्ट। पेशेंट अपनी आई मूव करता है, और जब आई मूव करता है तो वहां पर उसकी जो ये वेसल्स है, वी शुड ऑलवेज चेक दीज वेसल्स। अगर इन वेसल्स में कहीं पे ब्रेक आ रहा है, हमें इस वेसल को ट्रैक करना चाहिए। अगर ये ब्रेक है यहाँ पर, तो दैट मीन्स पेशेंट का जो सेंट्रेशन है वो ठीक नहीं है। तो उसमें भी जो चांस है, अगर यहाँ भी देखें तो यहाँ भी स्प्लिट है RNFL थिकनेस में, प्लस डेविएशन मैप में भी यहाँ पे एक स्प्लिट आ रहा है। तो इट स्प्लिट कॉज द आर्टिफैक्ट्स, जिस वजह से यहाँ पे वी कैन अप्रिशिएट द डिफेक्ट्स। सो आप अगर इसमें ध्यान से देखोगे तो ये जो हमारी ट्रैक अगर हम करेंगे तो यहाँ पर ये ब्रेक है। काफी बार होता है कि हमारा कैप्चर नहीं हो रहा है, तो हम जो हमारा ऑप्टिमाइज एक बटन होता है, हमें उस ऑप्टिमाइज को प्रेस करके करना चाहिए, और जो वो ग्रीन शो करता है कि नाउ यू कैन कैप्चर द इमेज, हमेशा उसके साथ ट्राई करना चाहिए। अगर हम उसे ऑफ करके ट्राई करते हैं तो अगर थोड़ा सा भी पेशेंट का आई मूवमेंट है तो उस केसेस में हमारा पुअर सेंट्रेशन और आर्टिफैक्ट मोशन आर्टिफैक्ट आने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। इसी को जब हमने रिपीट किया, जो यहाँ पे पूरा डिफेक्ट आ रहा था बिकॉज ऑफ दिस मोशन आर्टिफैक्ट, इट वाज कम्प्लीटली नॉर्मल हियर। So after completing the test, after finishing the test, always check of these artifacts, then give the report to the patient or send it to the doctor। Now again, it is again a anatomical variation जो काफी बार देखने को मिलता है। यहाँ पे हमारे जो RNFL के बंडल्स हैं, अगर आप सुपीरियरली यहाँ देखोगे तो ये RNFL बंडल ही आपस में स्प्लिट हो गए हैं। सो इस RNFL बंडल के स्प्लिट होने की वजह से जो सेंटर में जो एरिया है, यहाँ पे हमें वी आर गेटिंग द डिफेक्ट। सो इसके लिए अगेन जब मैंने बताया जो RNFL थिकनेस है, जो हमारा डबल हम्प है, उस डबल हम्प को देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो हमारा ये डबल हम्प है, जो सुपीरियर RNFL में ब्रेक होने की वजह से जो हमारा ये हम्प है बिल्कुल डाउन चला गया है, और इस डाउन की वजह से हमारा जो है यहाँ पर थिकनेस जो है कम हो गई है। तो जो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो हमारा RNFL है ये स्प्लिट हो गया। दिस इज स्प्लिट RNFL बंडल विच इज एनाटॉमिकली वेरिएशन, और ये क्लिनिकली अगर हम देखें तो कुछ पेशेंट्स में ऐसा देखने के लिए मिलता है। तो उस केस में हम यहाँ से उसको असेस कर सकते हैं, नॉट विद द क्लॉकास, क्योंकि ये हमें एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देता है। तो यहाँ पे अगर आप कोरिलेट करो, जो यहाँ RNFL बंडल में स्प्लिट आया है, यहाँ पे पूरा हमारा जो डबल हम्प है वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया है, और सुपीरियरली वो पूरा डाउन हो गया है। सो ये डबल हम्प को असेस करना जो हमारा बोलता है ISNT रूल, वो हम इसके थ्रू असेस कर सकते हैं। अब अगेन हम मैकुलर स्कैन्स की बात करें अगर, तो मैकुलर स्कैन इट्स अगेन अ ग्रोइंग एविडेंस that early glaucomatous damage involves the macula. More than 50% of the eyes in RGC are located at the macula. So इसलिए हमें we need to check it properly. So जब हम इसे करते हैं, it's very important
कि जब हम मैकुलर स्कैन्स का क्या सिग्निफिकेंस है। अब अगर हम यहाँ देखें तो हमारा जो मैकुलर थिकनेस है ये बहुत ज्यादा हाई शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है? बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी CME प्रेजेंट, तो CME प्रेजेंट होने की वजह से जो हमारा ये थिकनेस है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, विच इज नॉट करेक्ट। इट्स अ फॉल्स थिकनेस ऑफ द मैकुलर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लोर इफेक्ट। अब फ्लोर इफेक्ट क्या होता है? अच्छा, इससे पहले क्वेश्चन करते हैं। इन द एडवांस केसेस ऑफ ग्लोकोमा ऐसा कहा जाता है कि विजुअल फील्ड्स आर मोर रिलायबल देन OCT। व्हाई? ये लास्ट स्लाइड है, उसके बाद हमें कुछ छोटे से केसेस हैं इंटरेस्टिंग, हम वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, ऐसा किसी ने सुना है कि ऐसा होता है कि जब हमारा केस एडवांस केस है वहां पे हमें विजुअल फील्ड ज्यादा रिलायबल होता है कंपेयर टू OCT? कभी ऐसा सुना है? Hello, ma'am. Please repeat the question in English. Sorry? Can you please repeat the question in English? Okay. So my question is, we oftenly say that the OCT is not very reliable in the advanced case of glaucoma. In the case of advanced glaucoma, we should go with the visual field testing, not with the OCT. Why? As there is peripheral loss of vision. See, in the advanced case of glaucoma, what happened? Many times patient has a 6/9 vision, but he doesn't have a field of vision is around 5 degree or 10 degree only. So patient is not able to appreciate the peripheral lights. But still, we say the visual field is reliable. OCT is not reliable. Hello, ma'am. Yes, I think on OCT Yes, will be okay. Continue. If I say the OCT machine, there's some taking the perfect scan is a few factors required. You already described these things. So some of the cases we miss this factor following this one, or then we can get the wrong OCT report analysis also. This is one of the factors we can sell this one. And another case in the advanced glaucoma case, we can see that the RNFL is defect around the 98%, but patient having the vision. So we can predict this the RNFL after the seeing of the RNFL defect and patient having this vision. We can predict this one. So that's in this case we can see that the HBM is more reliable as compared to the OCT. And if we are doing the 3D OCT scan, so then we can understand the real properties condition and along with the cupping ratio of the depth. These things from my side. Okay, any other reason? Anyone wants to say anything? Visual field will be better since it's now it's a tertiary level. We're now dealing with maybe for management of the vision to help patient to live maybe independently. OCT changes will be there. There may be structural changes, and also there was destruction of fibers, maybe healing and everything. We will see structural changes there, but visual field will be important to now deal with vision and independence of the patient. More flow vision management. Okay, so here is the answer. So what is floor effect? So floor effect is basically जो हमारे retinal nerve layer thickness है. आप किसी भी patient को OCT देखना, even if the vision is PLPR, if the vision is 6/9, patient is not able to perform the VFA, or the VFA is giving very advanced effect, and the 10-2 also, it's a very advanced effect. Still OCT will give some values. Why it will give values? Because there are the presence of the thickness of support tissues near the RNFL layer. जो हमारे retinal nerve fiber layer है उसके पास में और भी tissues present होते हैं, glial cells present होते हैं. So in the case of advanced glaucoma, the RNFL is lost, but there are these tissues. और जो OCT हमारा measure करता है वो basically RNFL वहाँ measure नहीं हो रहा होता है, वहाँ पे वो टिश्यूज होते हैं, ग्लायल सेल्स होते हैं और वो उनकी फॉल्स थिकनेस हमें शो करता है इन द फॉर्म ऑफ RNFL. ऑल दैट इज नॉट RNFL. अब अगर आप इस पिक्चर में देखोगे, इन द विजुअल फील्ड इट इज वेरी एडवांस ग्लॉकोमा. पेशेंट कांट सी एनी लाइट वेरी वेल.
In the disc photo, it is very advanced. It's like total cupping, total glaucomatous cupping. Still in the OCT, it is giving these values 56, 54, all. Also in the clock hours it's giving 66, 67. It's a false, because agar wahan pe that supporting tissues, that glial cells are not present, then it will go to 0. But why it's not going 0? Because of these supporting tissues. It captures these tissues, not the RNFL, because RNFL is completely lost. We can't appreciate the RNFL here in the photo also. So this we call Clore effect. So that's why we say in the cases of advanced glaucoma, don't interpret the glaucoma with the OCT. Please interpret with the visual field. Just give me a minute. I hope you all understand. So next I'll discuss few cases, map and of the OCT and the macular scan. So हम क्या करते हैं cell report separately. So in the panomap we can assess all the parameters in a single report. यहाँ पे you can get the RNFL details. So you can also use this report. Now then, how to correlate with the disc and the fields. So this is a case one where the patient is male patient, came with the decreased vision in the right eye, and when we check the intraocular pressure, it was 12 millimeter of mercury, and on the gonioscopy angles were open. So first this put in the this photo, superiorly the RNA also appreciated here. See. But here, if you see the visual field is normal, then how it is possible? We send the patient for the visual field and OCT test. But in the visual field, it is showing completely normal. Then we go to the OCT test. See. The defect which we can appreciate here clinically with the 90D evaluation on slit lamp, that similar defect we can appreciate here on the OCT. See the thinning is here and this is present here, and again in the clock hour, the defect is completely appreciating, correlating with the clinical finding. So this is a case of pre-perimetric glaucoma. So in the case of early glaucoma, like I said, that in the advanced case of glaucoma, visual field is more reliable. Similarly, in the earlier cases, in the suspect cases of glaucoma, OCT is more reliable than VFA, because HVF gives the defect when it gives 35 to 40% of the visual field loss. Then it comes in the visual field report. But the OCT, it gives in the very early stage. So in such cases, OCT is very reliable. So on the basis of this case, we can predict that yes, OCT imaging is more useful in early cases of glaucoma, and perimetry doesn't show an abnormality until 25 to 50% of the ganglion cell have been lost. So that's why in this case, visual field is showing within normal, but OCT is giving defect. So in that case, structural analysis is also very important. And this is another case. So she was a 65-year-old, he was a 65-year-old male patient. There was a family history of glaucoma in the elder brother. And the pressures were 23 millimeter of mercury in both eye, which was little high, and angles were open. So again, if you see here, like in the previous picture I saw in the beginning of my PPT, it shows here the notching. If you can appreciate, the rim is present here superiorly, nasally, but inferiorly it's a notching, the rim is absent, rim loss here. And also if you can appreciate this defect, this is the RNFL defect. That RNFL you can appreciate superiorly, but inferiorly the RNFL defect is present here.
And if you see the visual field, the defect which we was getting here in the inferiorly, the superiorly, this visual field defect can be appreciated on the visual field. And when the center point is involved in the visual field, always go to the 10-2 test. So again, the 10-2, in the 10-2, we can appreciate the visual field defect here also. It's a typical case of the glaucoma. And if we also correlate this image with the OCT, see in the RNFL also the inferior defect is present here. In the GCL also its defect is coming here. So it's a complete correlation of all the diagnostic that which we were seeing clinically. All the reports are correlating. The functional and structural analysis also tells that glaucoma is present here in the patient and we need to do some management for the glaucoma. So imaging is used to document and objectively quantify the structural damage in glaucoma, like the perimetry for the functional damage. So in such cases, how we can use a diagnostic test? Now we know that if this patient has a glaucoma. So for the next time, whenever we repeat the test after 6 months or a year, then we can correlate with the previous reports whether the defects are increasing, the glaucoma is increasing or not. That we can tell on the basis of visual field and OCT reports only, because clinically we can't appreciate very soon, but with the help of VF and OCT we can appreciate it, we can compare and we can check for the progression. Now this is another case. She was 65-year-old female. She has a history of primary angle closure glaucoma, IOP were high, and she was poorly compliant to medicine, and the VFA was showing the progression. If you see here, this is an advanced case of glaucoma in angle closure glaucoma, and this is a GPA glaucoma progression analysis report which we get after completing the 5 tests of visual field, and for the OCT we need 3 tests only. So you can appreciate here, this is a trend analysis. So in the GPA we check for the trend analysis and the event analysis. These two are the event analysis. So first test was done in the October 12. Initially it was like this defect only, the superior arcuate and incomplete inferior arcuate. But here in the 2015, this arcuate is increased in the inferiorly and also superiorly it is increased. This is the event analysis. But this graph tells about the trend analysis which shows the progression of glaucoma here. But if you look at the OCT report, this is the GPA report of the OCT which we can get after completing the 3 tests. But in all these 3 tests, if these are the event analysis and the trend analysis, these all are looking similar. See, there is no progression. We can't see any progression here. So that's why I said that in the advanced case of glaucoma, visual field is more reliable than the OCT. Visual field is telling about the progression, but OCT is not telling about any progression. In all the pictures you can see the similar defects is present here because of the floor effect. So as it's written here, OCT imaging is not very useful in advanced glaucoma because of the floor effect. This is another case of normal tension glaucoma. You can see the intraocular pressures. It was normal every time, and different time we have taken a different time also. Then this is a complete structure and function analysis report. This report you can access if you have a glaucoma forum. So glaucoma forum gives this report where you can see the visual field and OCT, all the parameters together in a one report. So if you compare it clinically, see the superior defect is present here, RNFL defect is present, which is coming on the inferior visual field, and also it coming in the OCT. In the left eye also, the inferior defect is present here and superiorly visual field is present here defect. And also you can appreciate the same defects in these RNFL maps also, in the clock R also, and this is the combined result of the structure and function. It comes together and it gives a final result about the defect of the patient. So with the help of the structure function analysis, you can analyze in a one go all the tests which you have done. So just to summarize, I would say that clinicians should be aware of visual field and OCT limitation.
जो सबसे बड़ी गलती व्हाट आई फील जो एज अ स्टूडेंट और एज अ ट्रेनी और एज अ प्रैक्टिशनर भी करते हैं, वी ऑलवेज रन फॉर द इंटरप्रिटेशन. डोंट रन फॉर द इंटरप्रिटेशन. फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ द मशीन, what are the possible artifacts which we can see. If these artifacts are not present, you can reliable, the reports are reliable, then only you can interpret with the clinical finding. Although also काफी बार होता है कि हमने किसी का विजुअल फील किया, ओसीटी किया, पेशेंट हमसे पूछता है कि व्हाट इज द रिपोर्ट, रिपोर्ट में क्या है, क्या हमें ग्लोकोमा है. Don't rush for the answer. Don't say yes you have a glaucoma or yes don't have a glaucoma unless you don't have a clinical picture of the patient. So if you know, then you can definitely freely with confidence you can tell yes you have a glaucoma or you don't have. If you don't know the clinical picture, then please correlate clinically, then only tell to the patient, because it's a very big thing. If we are saying someone that you have a glaucoma, it's not easy to digest, because for that patient it's really bad feeling or a bad thing कि उसे ग्लोकोमा है, उसके लिए ये अच्छा नहीं है. That patient will all obviously कि उसे depression होगा, उसे stress होगा कि he or she has a glaucoma. So please correlate it clinically on the basis of that only. Then tell to someone you have a glaucoma or not. And in the OCT, be aware of this red and green diseases. Always remember that high myopes with peripapillary atrophy, high hyperopes, and data for children are not included in the normative database. So अगर हम normative data की बात करें in the OCT machine, less than 18 years of age, we don't have a normative data. So उसके लिए we need to interpret it very cautiously. So किसी को भी हम मिसगाइड ना करें और कुछ भी हमसे मिस ना हो, क्योंकि जब आप लेस देन 18 पे करोगे, वहां पे आपको कोई रेड, ग्रीन, येलो या कोई भी कलर कोडिंग मशीन विल नॉट शो. So वहां पे be careful about the result, and clinical decision should never be driven by the, जैसे मैंने भी बोला, by the diagnostic results only. A good clinical examination is a gold standard. So thank you. That's all from my side. You can ask any question if you have. Hello, am I audible? Hello. Yes, please. Yes. So you are telling that the flow effect is there. This flow effect is all the OCT machine, like the Surgical OCT, Optos OCT machine. Every machine having this effect, or some specific OCT machine is showing this effect only. Well, floor effect is a part of a eye. It's not a part of a machine. It doesn't matter which machine you are using. In all the cases of advanced glaucoma, you will get a floor effect. Okay. Thank you. Hello, ma'am. Yes, please. Okay. I want to ask, in case of, let's say, a patient comes with a printout from another hospital, how reliable can we accept that, or it's a must we should redo it? Should we just continue with their OCT printout from another clinic? Because some they say you should redo it, some they say okay, continue with the printout they have. So how reliable is printouts from other optometrists? These are maybe skill based or whatever. So how reliable are they if they are coming from another clinic? Okay. So if any patient is coming to you and he has already a report which is done anywhere, so in the report, first go with the parameters like zone wise. First check whether the report is reliable or not. If the report is not reliable, then there is no doubt, do repeat the test. If the test is reliable, you can see there in the OCT, the signal strength is good, there is no red disease, green disease or artifact. Then first see the clinical picture of the patient, then on the basis of, if you can correlate that report with the clinical picture, then you can go ahead with the same report. But if you can't correlate, if you think there can be some change, and then you should advise for a test again to the patient. Otherwise, you can go with the same report. Must check the artifacts of the report and the quality of the scan. I hope after this presentation,
It will help you to decide whether you need to repeat the test, when you need to call the patient again, and in which condition you don't need to repeat the test. So I hope it will help you. Ma'am, we have one question in chat box. Yes, please. So, how we can differentiate the headache in glaucoma from other cases? So usually in the open cases, open angle glaucoma, there is no such complaint which patient tells you, because it's again, as we say, it's a silent peak of sight. We can only assess, we can only check the glaucoma if patient comes to you. In the case of open angle glaucoma, जहाँ patient की ऐसी as such कोई complaint ही नहीं होती, patient आपके पास किसी और reason से आया है, maybe for a blurring of vision, for a glasses, or for just a routine checkup, then you will check, because ऐसे condition में आपका pressures normal होंगे, आपका angle open रहेगा, but there will be a change in the optic disc. So वहाँ पे we can only predict the glaucoma, or we can catch the glaucoma. But in the case of angle closure, जब patient angle closure attack में होगा, then only patient को complain होगी headache की, vomiting की, या फिर जिसका AC shallow है. Patient काफी बार ऐसे complain कर सकता है कि when I go to a movie, मैं cinema hall में जाता हूँ या dark में जाता हूँ या evening time पे मुझे headache feel होता है. So that is a case जहाँ पे जब patient डार्क लाइट 5-7 मिनट रुक जाओ, हमारा क्लास चल रही, 5-7 मिनट रुक जाओ, जहाँ पे हमारा प्यूपिल डायलेट दरवाजा बंद करो. सो जब प्यूपिल डायलेट हो रहा है तो हमारा एंगल नैरो हो रहा है और वहां पे हमें हेडेक हो सकता है. सो अगर कोई ऐसा रिपीटेडली हेडेक की कंप्लेंट है, देन एक बार ग्लोकोमा चेकअप करना चाहिए, स्पेशली कोलियोस्कोपी उस केस में होनी चाहिए. द एंगल इज शेलो, एंगल इज क्लोज्ड, देन वी शुड गो विद द पेरिफेरल आयरोडोटमी. Okay, ma'am. What about issues like tilted disc? There are issues like tilted discs, high cup or high disc. Can we see them on perimetry, or do they have any effect on perimetry? Should they be considered when we are measuring perimetry? So for the early cases of glaucoma, I would suggest don't go with the perimetry only. Also go for the structural change like an OCT. Go for an OCT if it is again normal. And for example, sometimes patient comes like, my father has a glaucoma, so I just come for a routine checkup. And if you are not getting any defect in the visual field or OCT, then you can come call them yearly checkup. And if there is a high chances to have, like it's a dissuspect case, or it's not coming clinically, or in the in the diagnostic test you are not getting any defect, but patient has a 0.5 0.6 cupping with normal retinal rim, and the RNFL thickness is good. So in that case you can call the patient in 6 months or in a year for the regular follow-up, because we can only predict the glaucoma, we can only catch the glaucoma if we assess the patient. So for that we need to repeatedly check after 6 months or a year period. Thank you very much. Yeah, Manak, you were saying something. Sorry if I didn't pronounce it well. Another question is, can we do the visual field testing in dilated pupil? Yes, we can do. Be reliable or not? It will be reliable. It will not cause any artifact. We can perform, even in many institutes, I have seen in many institutes, they advise a patient in a dilated condition to do a VFA. But the only point is, if you are doing it in a dilating pupil, under dilatation, then at every visit you should go with the dilatation, so that you can check the progression, or you can compare the reports in a proper manner. So obviously, in all the time, if you are doing in a constrictor, in a normal size pupil, then always go with the normal size. If you are doing it dilatation, under dilatation, then always go with the under dilatation. Otherwise, it will not hamper the report, or it will give a reliable report, the dilated condition also.
Any question? Okay. Thank you very much, ma'am, for the session. This was enlightening. In class, we just shown Google pictures and everything. Today, we saw real cases. Thank you very much. So, for related to glaucoma, if you have any question or even related to optometry, you can connect with me on LinkedIn and you can ask any question if you have, especially related to glaucoma. I'm basically a glaucoma specialist. So, anytime if you have any question, please put in a chat box. I'll definitely try to give an answer very soon. Thank you, ma'am, for this wonderful session. It's too much interesting. So thank you everyone for connecting, and I just hope कि आप जो भी हम टेस्ट करेंगे that will be reliable and we will understand the condition. And yes, one more point I just want to add before wrap up the session. Whenever we ask the patient to perform a test, when you get a duty in the visual field room, if you are a trainee or you are an employee or you are doing for the first time, first do it by yourself. तो पहले हम खुद अपना, स्पेशली इन द केस ऑफ विजुअल फील्ड, हमें पहले खुद अपना विजुअल फील्ड टेस्ट करके देखना चाहिए, हाउ वी फील, हाउ द लाइट कम्स, हाउ वी नीड टू रिस्पॉन्ड द लाइट, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू से दैट यू आर नॉट प्रेसिंग द बटन, बिकॉज द टेस्ट इज नॉट वेरी इजी, it's very tiring, it needs so much of concentration. So first do the test, then you can understand the patient's condition, and then accordingly you will explain to the patient very well, and patient will also cooperate with you.